आपका हमारे YouTube चैनल आईजी की क्लास में। दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। देखिए, मगध के उत्कर्ष के अनेक कारण हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं मगध जो है यह 16 महाजनपदों में एक विशाल महाजनपद है। और इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप वहां से जाकर 16 महाजनपदों की लिस्ट आप और उनकी राजधानियां देख सकते हैं। उनका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक है इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूं महाजनपद के लिए, तो आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मगध के उत्कर्ष के अनेक कारण थे। इसका प्रथम जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारण था वो यहाँ की उपजाऊ जमीन और खनिज संसाधनों का होना, विशेषकर लोहे का, और उस लोहे का नवीन तकनीकों से प्रयोग करके उसका कृषि में उपयोग करना, और कृषि में उपयोग करने के बाद वहाँ पर दासों एवं मजदूरों को लगाकर खेती करना, इसके जो ये कारण है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि यहाँ पे अधिशेष बचने से नदी मार्गों से व्यापार करना और व्यापार को बढ़ावा देना। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की समाज का खुलापन होना, और प्रगतिशील जब हुआ तो यहाँ से द्वितीय नगरीकरण भी देखने को मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से जो द्वितीय नगरीकरण देखने को मिला, यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण हमें देखने को मिला। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्वितीय नगरीकरण कहाँ से देखने को मिला, तो द्वितीय नगरीकरण जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं मगध पर। सबसे पहले किन राजवंशों ने शासन किया था और मगध की स्थापना किसने की थी। देखिए, मगध की स्थापना जो की थी वह बृहद्रथ ने की थी, और बृहद्रथ जो था अंग का शासक था, अंग साम्राज्य का शासक था। अब बात करते हैं मगध पर सबसे पहले किसने शासन किया, तो मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया। उसके बाद शिशुनाग वंश ने इस पर शासन किया। तीसरा वंश था नंद वंश ने इस पर शासन किया। अब मैं इन शासकों की और इन वंशों की आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हर्यक वंश का एक शासक था बिंबिसार, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका दूसरा नाम था श्रेणिक। बहुत बार पूछ लिया जाता है आपसे कि बिंबिसार का दूसरा क्या नाम था, तो इसका दूसरा नाम था श्रेणिक। और इसने जो अपनी राजधानी जो बनाई थी गिरिब्रज को बनाया, यानी राजगीर को। अब बात करते हैं, इसने अपनी साम्राज्य जो विस्तार की नीति अपनाते हुए इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध सबसे पहले जो इसने विवाह किया था वह प्रसेनजित की बहन यानी कौशल देवी से किया। दूसरा जब विवाह किया था इसने वैशाली की लिच्छावी की राजकुमारी थी चेलेन्ना, उससे इसने दूसरा विवाह किया। और तीसरा विवाह जो किया इसने पंजाब के मृदकुल जो प्रधान की पुत्री थी क्षेमा, उससे इसने तीसरा विवाह किया। इसी प्रकार से यह अपनी जो राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए इसने चंड प्रघोष से युद्ध किया, लेकिन बाद में चंड प्रघोष की जो पीलिया से रोग से ग्रसित होने के कारण बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रघोष के दरबार में भेजा। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बिंबिसार ने किसको चंड के प्रघोष के दरबार में भेजा, तो उसको भेजा था राजवैद्य जीवक को। इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने किसके दरबार में भेजा था, तो चंड प्रघोष के दरबार में। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए, बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इसने बौद्ध साधुओं को बेलवन वन जो था दान में दे दिया था। अब बात करते हैं इसके आगे कि इसकी जो हत्या 492 ईसा पूर्व इसके पुत्र यानी कुणिक यानी अजातशत्रु ने कर दी। 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। इसके दो सेनापति थे, सुनीद और वर्षकार। इन दोनों की सहायता लेकर ये बज्जी संघ में फूट डालकर उसको समाप्त करने में सफल रहा था। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। देखिए, इसने कौशल एवं काशी को पराजित करके और वहाँ के जो प्रसेनजित जो थे उनकी पुत्री बजीरा से इसने विवाह किया था। इसके शासन के 8 वर्ष बाद ही गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। और इसने अपनी राजधानी का उसी टाइम शुद्धिकरण करवाया, यानी राजगीर का शुद्धिकरण करवाकर वहाँ पे एक स्तूप की स्थापना की। स्तूप मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, स्तूप वह होते हैं जहाँ पर जैसे कि इनके महावीर की जो अधिशेष बचते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के जो अधिशेष बचे थे, तो अजातशत्रु ने क्या किया था, राजगीर में क्या किया था, एक स्तूप की स्थापना की थी।
अब बात करते हैं कि 483 ईसा पूर्व में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, यानी प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो किया गया था वो भी अजातशत्रु के शासनकाल में ही किया गया था। अब बात करते हैं आगे, अजातशत्रु की हत्या 460 ईसा पूर्व में उदयन ने कर दी थी। उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। बहुत बार आपसे पूछा जाता, आप देखते कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो उदयन भी बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा, लेकिन नहीं, उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और इसने अपनी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र को बनाया। और इसके बाद जो शासन किया वो मुंडक ने और नागदशक ने नागदशक ने शासन किया और नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी और अपनी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। लेकिन शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक, वह वैशाली से राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले आया और इसी के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में जो हुआ था, जैसे महासंधि को स्थापित जो दो संप्रदायों में स्थापित हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल यानी 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी द्वितीय बौद्ध संगति। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वह था नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन की हत्या करके ही महापद्म नंद ने नंद वंश की नींव रखी थी। महापद्म नंद को खारवेल हाथी गुफा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथों में इसको अग्रसेन एवं पुराणों में इसको एकराट कहा गया। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। देखिए, ये थी इसकी बेसिक जानकारी। चलिए अब इस पर एक बात और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, मगध के उत्कर्ष के जो निम्न कारण थे, वहाँ पर उपजाऊ मैदानों का होना और खनिज संसाधनों का होना, ये इनके प्रमुख कारण थे। दूसरे, इसके कृषि में लोहे के उपकरणों का प्रयोग करना और कृषि में दासों एवं मजदूरों को लगाए जाना, और तीसरा, नदी मार्ग से व्यापार होना और व्यापार को बढ़ावा देना इसके प्रमुख कारण हैं। तथा समाज का सुधार हुआ, खुलापन हुआ और प्रगतिशील हुआ। तो उसके बाद जब समाज हमारा खुला हुआ होता है और प्रगतिशील होता है, तो वहाँ पर हमारे जो गांव, जैसे गांव होते हैं वो कस्बे में बदलने लगते हैं और कस्बे जो होते हैं वो शहरों में बदलने लगते हैं। तो इसी प्रकार जो है यहाँ से द्वितीय नगरीकरण भी हमें देखने को मिलता है 6ठी सदी ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं कि मगध पर सबसे पहले जो शासन किया था वो किन वंशों ने किया था, तो वह थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि सबसे पहले किसने शासन किया, हर्यक वंश ने, दूसरा किसने किया, शिशुनाग वंश ने, तीसरा किसने किया, नंद वंश ने। अब बात करते हैं हर्यक वंश में। तो हर्यक वंश में सबसे पहले जो मगध का साम्राज्यवादी शासक जो था वह कौन था, तो वो था बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और 492 में इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। यानी इसका जो शासनकाल रहा है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। इसने जो अपनी राजधानी जो बनाया वो राजगिरा या गिरिब्रज या राजगीर को बनाया, और इसका जो दूसरा नाम था, ये बहुत बार आता है, श्रेणिक। इसका तो दूसरा नाम है वह श्रेणी था। इसने बृहद्रथ की हत्या कर इसका जो साम्राज्य था अंग, उसको अपने राज्य में मिला लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं इसके राज्य विस्तार के बारे में। देखिए, इसके राज्य विस्तार के लिए इसने चंड प्रबोध से युद्ध किया और चंड प्रबोध की उसके बाद तबीयत खराब होने के कारण इसने अपने राजवैद्य जीवक को उसके दरबार में भेजा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के कि चंड प्रबोध के दरबार में किसको भेजा, राजवैद्य जीवक को भेजा, या राजवैद्य जीवक को चंड प्रबोध के दरबार में किसने भेजा था, तो वह बिंबिसार ने भेजा था। देखिए, इसने अपने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और जो इसने सबसे पहले जो विवाह किया कौशल देवी से, दूसरा चेलेन्ना से, तथा तीसरा क्षेमा से इसने विवाह किया। कौशल देवी जो थी प्रसेनजीत की बहन थी और चेलेन्ना जो थी वो वैशाली के गढ़ राज्य की जो राजकुमारी थी। बात करते हैं क्षेमा की, तो क्षेमा पंजाब मृदुल के प्रधान की पुत्री थी। अब बात करते हैं इसमें
कि यह किस धर्म का अनुयायी था, तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने बौद्ध साधुओं को बेलवन नामक वन जो था वो दान में दे दिया था। अब बात करते हैं इसके आगे, तो 492 में इसकी हत्या कर दी इसके पुत्र अजातशत्रु ने और उसके बाद अजातशत्रु ने शासन किया। अजातशत्रु 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने सबसे पहला काम क्या किया कि इसने कौशल और काशी को पराजित कर दिया और जो प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा से इसने विवाह किया। दूसरा, इसने अपने मंत्री वर्षकार और सुनील की सहायता से बज्जी संघ में फूट डाल दी और उसको समाप्त करने में सफल रहा। ये आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बज्जी संघ में फूट डालकर जो उसको समाप्त करने में जो सफल रहा था वह कौन सा राजा था या कौन सा शासक था, तो वह था अजातशत्रु। अब बात करते हैं इसके आगे। देखिए, इसने वैशाली के युद्ध में रथ मूसल का प्रयोग किया और दूसरा एक था महाशिला गंडक का इसने प्रयोग किया। इन दो हथियारों का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह अजातशत्रु ने किया था। इसके बाद इसके शासन काल के 8वें वर्ष बाद क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की निर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। तो इसने क्या काम किया, इसने अपनी राजधानी का शुद्धिकरण करवाया और वहाँ पर एक स्तूप की स्थापना की। तो पूछ लिया जाए कि सबसे पहले स्तूप की स्थापना किसने की थी, तो अजातशत्रु ने। कहाँ पर की थी, राजगीर में। और इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं इसके आगे के अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और वह 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उसके बाद क्या हुआ, उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वह पाटलिपुत्र स्थापित की थी। इसके बाद जो शासन किया था अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने शासन किया था और नागदशक की हत्या कर ही शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से ये वैशाली ले गया था, लेकिन इसका उत्तराधिकारी कालाशोक जो था वह पुनः राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया था और इसी के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो था दो भागों में विभाजित हुआ था, महासंधि और स्थापितवाद में। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। तो नंदीवर्धन की हत्या करके ही महापद्म नंद ने नंद वंश की नींव रखी थी और नंद वंश की नींव रखी थी। और महापद्म एक साम्राज्यवादी शासक था जिसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में इसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए महापद्म नंद का हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग विजय का जो उल्लेख मिलता है किसका मिलता है, महापद्म नंद का। महापद्म नंद को बौद्ध ग्रंथों में जो कहा गया वो उग्रसेन और पुराणों में इसको एकराट कहा गया है। और नंद वंश का भी अंतिम शासक जो था वो था धनानंद। और धनानंद की हत्या जो की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। लेकिन धनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था और सिकंदर ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वह भारत के पश्चिम उत्तर भारत में किया था। देखिए ये थी इसके मगध के उत्कर्ष के बारे में जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत सारा इससे पूछ लिया जाता है। और मैं इसकी PDF आपको बना के डाल दूँगा, आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ से मैं आपको PDF दे सकता हूँ। लेकिन इसके जो अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ भारत में यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण के बारे में अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।